क्यों ऐसा है ये मैं बता नहीं सकता। मैं कोई प्रयास करता हूँ ये भी नहीं। कहानी मुझे जब मिली अचानक मिली। दर्जी का काम तो मैंने सीखा जब मैं दर्जा 4 में पढ़ता था। डासत ही गई बीत निशा सब कबहु न नाथ नींद भर सोए। ऐसे ही आम आदमी की ज़िंदगी भी है कि इसका जुगाड़ करो उसका जुगाड़ करो, एक तरफ ढको तो दूसरी तरफ खुला रह जाता है। तो इस तरह मैंने गर्भ निरोधक बटी और पुंसत्व की गोलियां बेचना शुरू किया। बाद में मुझे लगता है कि शिल्प पे मेरी पकड़ कमज़ोर हुई है क्या, क्योंकि मेरे यहाँ सपाटता आई है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने शैली से कभी संतुष्ट नहीं रहता, बार बार सोचता हूँ कि किसी और ढंग से इस बात को कहा जाता तो अच्छा था। ज्ञान रंजन भी अपने ढंग के, इतनी बड़ी संस्था है ज्ञान रंजन की वो 4-5 कहानियाँ हैं, हर कहानी ने इतिहास पैदा किया है। तो ज्ञान रंजन ने एक मेरे ख्याल से आधी शताब्दी से ज़्यादा समय से उन्होंने साहित्य को अपने नज़रिए से हाँका और बढ़िया हाँका और बहुत सारे लोग पैदा किए उन्होंने। रविंद्र कालिया बहुत ही अच्छे संपादक थे, वो ठठाकर हंसते थे, अपने ऊपर भी हंसते थे, दूसरों पर भी हंसते थे, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। चंदन पांडे, कुणाल, ये लोग भी, इनमें भी बहुत दम है, नए कहानीकार हैं, इनमें भी बहुत दम है। पहला वाक्य मेरा कभी नहीं बदलता है, कहानी का ड्राफ्ट 3-4 बार बदल जाता है, पहली लाइन नहीं बदलती है, और पहली लाइन जो आती है वही बाकी की कहानी का शिल्प तय कर देती है। और मेरी पहली हिम्मत प्रेमचंद को पढ़ के हुई कि ये तो बिल्कुल गांव की कहानी है, और मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। ये प्रेमचंद को पढ़ के आया, फिर रेण को पढ़ के आया। आम व्यक्ति का जीवन बहुत शांत कहाँ है, आम व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय कहाँ है। उसके यहाँ तमाम आलोडन बिलोडन है, तमाम ऊंच नीच है, ओवरलैपिंग होती रहती है। मेरी हंसी में भी उनका रुदन ओवरलैप करता रहता है। ये आज भी हो रहा है, यानी एक कुत्ते की ज़िंदगी और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में उसके प्राणों के मूल्य में कोई अंतर आज भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे व्यथित करती हैं। रानू गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी को पढ़ते पढ़ते पहली बार मैंने जो उपन्यास लिखने का प्रयास किया, उस उपन्यास का शीर्षक था मंगली। मुझे लगता है कि अपने आप रोमांटिक किताबों से दूरी बढ़ गई, बाद में उनमें मजा कम आने लगा। इसलिए जब तक वो दलित के रूप में ही रह जाएगा तब तक दलित विमर्श भी बचा रहेगा। स्त्री जब तक बराबरी पे पुरुषों के नहीं आ जाती है, उसके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, तब तक स्त्री विमर्श भी हमेशा बना रहेगा। अपने घर नहीं जाते थे कि ऐसा ना हो रास्ते में आज दबंग के आदमी बैठे हों और मेरा गला रेत दें, तो भाग भाग बच बच के चलते थे। तब से संतोषी हमारे दिमाग में है, सन 57-58 से। अगर गांव का कोई आज लेखक होता, ऐसा लेखक पैदा हो जो गांव में ही रहता हो, आज के दिन भी रहता हो, वो गांव में रहता भी हो और उसमें लेखन क्षमता भी हो और उसकी रुचि भी हो, तो जो साहित्य वहां से निकल करके आएगा वो अद्भुत साहित्य होगा। दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, गद्यकार श्रीमूर्ति जी हैं। श्रीमूर्ति जी, आपका स्वागत है दस्तावेज के इस शो में। जो जीवन होता है वो सीधे सीधे हमारी स्मृतियों में नहीं चलता है, वो कहीं से शुरू हो जाता है। तो आज आप लगभग 50 साल के लंबे रचना जीवन और 68 साल की उम्र में आपकी स्मृति में ये आपका जो साहित्यिक जीवन है कहाँ से शुरू हुआ? मेरी शुरुआत अगर छपने के लिहाज से देखा जाए तो पहली कहानी 1968 में छपी थी, जब मेरी उम्र 18 साल की थी। मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। वो कहानी एक युवक नामक पत्रिका थी, आगरा से प्रकाशित होती थी, उसमें छपी थी। पहली कहानी लिखना आपके लिए क्यों ज़रूर हो गया? वो कौन सी चीज़ें थी जिसने आपको कहानी लिखने पे मजबूर किया? दरअसल लिखने के पहले मैं पढ़ता बहुत था। उस उम्र में जासूसी उपन्यास पढ़ता था, उस उम्र में सामाजिक उपन्यास जो होते हैं जैसे गुलशन नंदा, रानू तो थोड़ा बाद में आए, और इस तरह प्रेम वाजपेयी, इन सब के उपन्यास पढ़ता था। तो मुझे लगता था कि जिस तरह ये लोग सामाजिक बातों पे लेखन कर रहे हैं, ऐसा लेखन तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी प्रक्रिया में समझिए अपनी कलम को आजमाने के रूप में मैंने कलम उठाई कि देखें हम भी इस तरह का कुछ लिख सकते हैं या नहीं।
तो लिखने की शुरुआत कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी, साहित्यकारों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, बहुत कुछ पढ़ा नहीं था, जिसको वास्तव में साहित्य कहते हैं, जैसे प्रेमचंद, तो इनसे परिचय तो बहुत बाद में हुआ। लेकिन वो जो सामाजिक उपन्यास जिसको कुछ लोग लुगदी साहित्य कहते हैं, उसका परिचय जैसे बाकी लोगों की ज़िंदगी में पहले हो जाता है, मेरे साथ भी हो गया। और उसी को पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि लाइए देखा जाए कि मैं भी लिख सकता हूँ या नहीं। थोड़ा साहित्यिक बातों को विराम देते हैं जी। क्योंकि साहित्यिक जीवन जो शब्द होते हैं वो जीवन की घटनाओं को ही दर्शाते हैं। सही। तो आपके एकदम शुरू से शुरू करते हैं, आपके बचपन से शुरू करते हैं। कैसा था आपका बचपन? मेरा बचपन थोड़ा हलचल भरा था। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे परिवार में मुकदमेबाजी शुरू हो गई कुछ जगह ज़मीन को लेकर के। तो उस समय थोड़ा जीवन अस्थिर हो गया, थोड़ा संकट पैदा हुआ। मेरे पिताजी के लिए प्राणों का संकट पैदा हो गया। हम लोगों को लगा कि अब हम घर से बेघर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जिसको असुरक्षा बोध कहते हैं, उसका आभास मुझे बहुत कम उम्र में हो गया। और उसी के तुरंत बाद फिर ये पिताजी का थोड़ा घर से रुचि घट गई। वो साधुओं की संगत में जाने लगे, तो घर पे कोई नहीं रहता था। तो इस वजह से भी मुझे सुरक्षा बोध थोड़ा महसूस हुआ, असुरक्षा बोध महसूस हुआ कि अगर यदि ऐसा ही रहा या ऐसे ही संकट रहे तो जीवन थोड़ा कठिन होगा। इतना ज़्यादा तो उस समय बचपन में आदमी नहीं सोचता है, लेकिन थोड़ा महसूस तो करता ही है, चाहे जितनी कम उम्र हो। तो इस तरह थोड़ा मेरा जीवन इस तरह से हलचल भरा रहा है। और बचपन में भाषा या शब्द या कहानी या से क्या संबंध रहा आपका? मेरी एक फुफेरी बहन थी, वो मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। शाम को सारे काम से फुर्सत मिलने के बाद मैं उससे कहता था कि कोई कहानी सुनाओ, और मुझे कोई कहानी वो सुनाया करती थी। एक मेरी ममेरी बहन थी, जब मैं मामा के यहाँ जाता था तो वो अक्सर मुझे कोई न कोई कहानी सुनाती थी, मुझे पकड़ लेती थी, बैठा देती थी और कहती थी तुम खुद भी सुनाओ। और मेरी जो समझ में आता था मैं सुनाने की कोशिश करता था, वो सुनाती थी, गीत गाकर सुनाती थी। तो गीत के प्रति, लोकगीत के प्रति, कहानी के प्रति, लोक कथा के प्रति मेरी रुचि, मुझे लगता है इन दोनों बहनों ने मेरे अंदर जागृत की। मेरी माँ भी अच्छा गाती थी, लोकगीत गाती थी, प्रायः गाती ही रहती थी। जिस समय कोई काम करने में दत्तचित्त होती थी, चाहे वो आटा गेहूँ पीस रही होती हो, चाहे धान कूट रही होती हो, चाहे खेत में काम कर रही होती हो, उसकी ज़बान पर गुनगुनाहट के रूप में कोई न कोई लोकगीत रहता था। तो उससे भी मेरी रुझान इस तरफ ज़्यादा हुई। इसी को आप साहित्य से शुरुआती परिचय के तौर पर देख सकते हैं। बचपन के बाद किशोरावस्था, स्कूल या कॉलेज के बीच का जीवन कैसा रहा? जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो मेरे पिताजी घर छोड़कर चले गए, साधु हो गए, सदैव के लिए चले गए। पहले तो आते जाते थे, उनकी रुचि थी, लेकिन बाद में वो हमेशा के लिए चले गए। उस समय जीवन और भी असुरक्षित हो गया, इस वजह से कि मेरे कोई भाई नहीं था, कोई चाचा नहीं था, घर गृहस्थी का काम, खेती बाड़ी का काम संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी एक छोटी बहन थी, मेरी माँ थी और मैं, 3 लोग रह गए। उस उम्र में मुझे खेती बाड़ी भी देखनी पड़ी और पढ़ाई भी करनी पड़ी। तो उस समय लगा कि जीवन कठिन है। मुझे आज लगता है कि उस समय मुझे लगा होगा, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ये लगा कि ये सामान्य बात है, अगर पिताजी साधु हो गए हैं तो हो गए हैं, मैं बचा हूँ तो मैं सारा काम देखूँगा। और तब नहीं लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लगता था वो सब जो वो करते थे मैं खुद भी करूँगा। तो लेकिन जिम्मेदारी का एहसास, जैसे मेरी अपनी बहन का गौना मैंने स्वयं ही दिया, मैं खुद भी छोटा था, पिताजी नहीं आए थे उसमें। और भी जैसे मुकदमेबाजी चल रही थी, चकबंदी उसी दौरान आ गई थी, पिताजी नहीं थे तो चकबंदी वगैरह में भी मुकदमे चलते हैं, झगड़े खड़े होते हैं, उन सबको भी मैंने झेला। तो आप कह सकते हैं कि कम उम्र में
मैं बालिग हो गया। 14 साल की उम्र में मेरे ऊपर गृहस्थी का बोझ आ गया। मैं जानने लगा कि हाँ, रोटी चावल दाल कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे खाया जाता है, घर का अर्थशास्त्र क्या होता है, ये मुझे कम उम्र में पता चल गया। कई किस्से हैं, जैसे आपने दर्जी का भी काम सीखा जी। और ये सीखा, इस संघर्ष, इस कठिन जीवन के बीच में ये उस समय साहित्य ने कोई मदद की या फिर उस समय ये नहीं था? दर्जी का काम तो मैंने सीखा जब मैं दर्जा 4 में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे लगा दिया था, वो घर छोड़कर गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो पढ़ाई भी करो लेकिन अपनी रोटी कमाने के लिए कुछ हुनर भी हाथ में होना चाहिए। तो हमारे पड़ोस में एक फरलांग दूर एक जियावन नाम था उनका, जियावन दर्जी थे, तो उनके साथ उन्होंने लगा दिया कि भाई मेरे बेटे को भी थोड़ा सिखाते चलो। तो मैं उनके साथ, हाँ, मैं दर्जा 4 में रहा था उस समय, मुझे याद है, उनके साथ में लग गया। तो काज बटन बनाने लगा, फिर अंडरवियर सिलने लगा। तो इस तरह छोटे मोटे चीज़ें, मैं मशीन बहुत कम देते थे, कहते थे मशीन 1 साल बाद दूंगा। तो शुरुआत में काज बटन करना, कपड़े तह करके रखना, और किसका कपड़ा तैयार हो गया है उसको अलग रखना, और कटिंग देखना सीखना, इन सब चीज़ों में उन्होंने मुझे लगाया। तो मैंने दर्जा 4 और 5, संभवतः 6 में भी 2-2.5 साल मैंने सिलाई सीखी और थोड़ा बहुत सिलने लगा। ज़्यादा तो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा उस मामले में, लेकिन थोड़ा सिलाई मुझे आ गई। और भी रहे आपने वो चूरन बेचना? हाँ, बाद में ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सामान्य जीवन से असामान्य काम आपने किया जी, जो किसी भी एक संतुलित परिवार में नहीं होता है, वहाँ पिता सारे चीज़ों को देखता है जी, इसने आपके लेखकीय जीवन पे क्या प्रभाव छोड़ा आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि मैं जल्दी चीज़ों को समझने लगा। मैं दुख क्या है, सुख क्या है, कैसे आत्मनिर्भर हुआ जाए, इसकी कितनी ज़रूरत है, इसको मैं जल्दी महसूस करने लगा। मैं दर्जा 9 में जब गया तो सुल्तानपुर शहर पढ़ने के लिए जाने लगा। तो ट्रेन से जाता था, वो ट्रेन पहुंच जाती थी 7:45-8 बजे पहुंच जाते थे सुल्तानपुर। स्कूल 10 बजे का होता था, 2 घंटे बीच में खाली रहते थे। तो 2 घंटे जो थे वो उसी समय ट्रेनों से चारों तरफ से मुकदमेबाज आते थे। तो मुकदमेबाजों को आकर्षित करने के लिए और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मजमा लगाते थे लोग। कोई सालसा तेल बेच रहा है, कोई दंतमंजन बेच रहा है, कोई मालिश की दवा, कोई और तेल, सिरदर्द की दवा, इस तरह की चीज़ें बेच रहा है। तो मेरे पास समय रहता था तो मैं उनके पास खड़ा हो जाता था और देखता था कि ये लोग कैसे बेचते हैं। तो उसमें उनके बोलने की वाक्पटुता और कैसे ऑडियंस को, श्रोताओं को कैसे ग्रिप में रखा जाए, कैसे पकड़ के रखा जाए कि एक बार अगर कोई खड़ा हो गया तो बातचीत का लहजा ऐसा होना चाहिए कि फिर वो छोड़ करके आगे न जाए। अगर लास्ट तक रुका रह जाएगा तभी हम अपने प्रोडक्ट को इन्हें बेच पाएंगे। तो ये मुझे बहुत रुचिकर लगता था और मुझे लगता है कि मेरे लेखन पर भी कुछ न कुछ इसका प्रभाव है कि चीज़ों को, कहानी को, उपन्यास को रुचिकर बना करके रखा जाए ताकि पाठक ऊबे नहीं। पाठक का ना ऊबना और उसका आपके लिखे हुए में रमे रहना, ये मुझे एक लेखक की पहली ज़रूरत लगती है। तो वहीं से देखते देखते मेरे मन में आया कि मैं भी मजमा लगाऊं। और फिर ये आया कि किस चीज़ का मजमा लगाऊं। तो उन लोगों को देखते देखते मेरे मन में यह आ गया था कि गर्भ निरोधक बटी और पुंसत्व की दवा, ये 2 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके ग्राहक सारे लोग रहते हैं। बातचीत द्वारा मजमा लगा करके, उसका गुणगान करके और यह कह करके कि एक बाबा जी ने मुझे बहुत कृपा कह कि बच्चा तुम दुनिया में जाओ और जिनको इसकी ज़रूरत है उनमें बेचो, उनमें बांटो। तो इस तरह मैंने गर्भ निरोधक बटी और पुंसत्व की गोलियां बेचना शुरू किया। और आपने अभी बताया इस दौरान साहित्य का मामला कैसा रहा? उस समय पढ़ पाते थे या समय नहीं था, या
जिन उपन्यासों का आपने नाम लिया, लोकप्रिय उपन्यासों जो प्रचलन में थे? वो तो हम पढ़ने लगे थे हाई स्कूल से ही, और ये मजमा लगाने रही होगी हाई स्कूल में मैं 16 साल का रहा हूँ। 16 साल। 15-16 साल की उम्र से मैं पढ़ने लगा। और ये भी उसके आसपास की बात? नहीं, ये मजमा लगाने का काम तो बाद में शुरू किया, जब मैं इंटरमीडिएट में आया तब। इंटरमीडिएट में और 1 साल बीए में था, तब करीब 2.5 साल मजमा भी लगाया मैंने। तो 2.5 साल के इस पीरियड में 12वीं और 13वीं और कुछ समय तक बीए में मैंने मजमा लगाया था। और उसके बाद फिर मैं कैलेंडर की एजेंसी मैंने ले लिया, तो कैलेंडर बेचता था यहीं। जब बीए कर लिया तो 1 साल मैंने कैलेंडर की एजेंसी, कैलेंडर के आर्डर लेता था, उनको आर्डर प्लेस करता था और इसका काम किया। फिर मैं अध्यापक हो गया 72 से, तो मैं अध्यापन में चला गया, फिर ये सारी चीज़ें छूट गई। अध्यापन स्कूल में या फिर? हाँ, एक ट्यूशन तो मैं करता था जब मैं हाई स्कूल में था, तब से कुछ न पैसे की ज़रूरत रहती थी तो मैं करता था। मेलों में साइकिल स्टैंड लगाता था, कुछ पैसे हर मेले में, जैसे आजकल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में मेले बहुत चलते हैं, तो मैं 25-30 जगह साइकिल स्टैंड लगाता था। एक स्टैंड से 12 रुपये 15 रुपये तक मिल जाता था। उस समय का 12-15 रुपया आज के 150-200 आप मान सकते हैं। तो ये करता था। और फिर जब अध्यापक हो गया तो हमारे यहाँ एक उस समय हाई स्कूल तक का एक स्कूल था, हाई स्कूल तक वहाँ पढ़ाया जाता था। तो उसमें मैं विज्ञान पढ़ाने लगा, हाई स्कूल की गणित पढ़ाने लगा, हिंदी पढ़ाने लगा, तो 3 चीज़ें पढ़ाने लगा। तो वहाँ भी मैंने 2.25 साल तक अध्यापन किया था। और बीच में ये भी था कि नरेश डाकू, जिसे हमारी तरफ बागी कहा जाता है, हाँ, वो प्रसंग थोड़ा बताएं। हाँ, कैसा रहा वो? नरेश मेरे बिरादरी का था, और जैसे भयवाद होते हैं, जैसे जिनके बीच में निमंत्रण खाना पीना चलता है, उस तरह का था। हमारे यहाँ से 1 मील दूर उसका घर था, हमसे 3 साल बड़ा रहा होगा, 3 साल बड़ा रहा होगा। तो वो दबंग था, किसी को सेठता नहीं था, अन्याय झेलता नहीं था, और इसके साथ ही बहुत हंसमुख था, गाता बहुत अच्छा था। और परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि उसके बहन के साथ कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने कुछ उसके साथ दुर्घटना करने की कोशिश किया, तो छेड़खानी की करने की कोशिश किया, तो उसने उन सबको कायदे से उनकी मरम्मत कर दी। फिर वह लोग चूँकि प्रभावशाली थे, तो इसको छोटे मोटे मामलों में लिखाने लगे कि इस झगड़े में ये था, इस चोरी में ये था। तो बार बार पुलिस आने लगी, तो इसने घर अपना छोड़ दिया। फिर इसने कितनी वारदात किया, डकैती की कितनी किया ये तो नहीं पता, लेकिन इसको डकैती डालने के पहले ही मुझे लगता है लोगों ने उसको डाकू प्रचलित कर दिया। डाकू उसको कहने लगे, नरेश डाकू, नरेश डाकू। तो मुझसे चूँकि 2 साल बड़ा था, और मेरे झगड़े गांव में चल रहे थे, चकबंदी के झगड़े चल रहे थे, और भी गांव में दुश्मनी थी। पुराना झगड़ा जो खेती बाड़ी का था, पिताजी के ज़माने का, वह लोग भी दुश्मन ही थे एक तरह से, समझिए। तो मुझे असुरक्षा रहती थी, तो इससे मुलाकात होती थी, तो ये कहता था कि तुम घबराओ नहीं, बस तुम पढ़ने में अपना मन लगाओ, बाकी कोई चीज़ होती है तो तुम मुझे आके बता देना, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मुझे उस समय जैसे नई उम्र में रुचि रहती है, उत्सुकता रहती है कि भाई ये डाकू कैसे डाका डालता है, क्या करता है। तो एक आध बार वो मुझे भी, मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तो एक आध बार मुझे अपने साथ ले गया था। संयोग से उस दिन डकैती वाली घटना घटी नहीं और फिर मैं वापस आ गया। तो इस तरह था वो बदमाश, उस तरह डाकू नहीं था लेकिन उसको लोगों ने बदनाम ज़्यादा किया। कॉलेज का जीवन रहा या फिर कॉलेज एक फॉर्मेलिटी रहा और आप इन कामों में लगे रहे? कॉलेज में पहले तो मैंने इलाहाबाद में सीएमपी डिग्री कॉलेज है, उसमें बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन ये संभव नहीं हुआ क्योंकि घर पर खेतीबाड़ी करने वाला कोई नहीं था। तो ये संभव नहीं हुआ कि खेतबाड़ी पड़े रह जाएंगे और फिर भोजन की समस्या होगी। तो मैं वहाँ जाके एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ करके चला आया, घर बैठ गया। फिर मेरे पड़ोस का एक लड़का, उसने कहा आकर के मेरे साथ, वो 8वीं में मेरा वो सहपाठी था, उसने बताया कि नया डिग्री कॉलेज खुला है
और तुम एडमिशन लेना चाहो तो यहाँ ले सकते हो। तो उसने मुझसे तो कहा ही, स्कूल में भी जो बड़े बाबू थे उनसे भी कह दिया, और बड़े बाबू नए नए एडहाक पे आए थे, उनके ये जिम्मे था कि कुछ लड़कों को खोज करके ले आइए। मान्यता देर से मिली थी और एडमिशन होना ज़रूर था, तो इसलिए उनको बता दिया। तो बड़े बाबू भी हमारे यहाँ 1-2 बार आए कि चलिए पढ़ लीजिए, सारी किताबें हम लाइब्रेरी से आपको पढ़ने के लिए दे देंगे, पूरी फीस माफ़ कर देंगे। और हमने बताया कि मैं हमेशा रेगुलर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे खेती का नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा जब मर्जी आओ, जब मर्जी मत आओ, कोई बात नहीं, बस आओ, अपनी सर्टिफिकेट दे दो और अपना मार्कशीट दे दो, नाम लिख उठे, और 2-4 बार आओ जाओ, फिर देख लेना, जैसा चाहना वैसा करना। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो मैं बहुत कम स्कूल गया और बीए मेरा हो गया। तब 2 साल का बीए होता था और बीए मैं 3rd क्लास में पास हो गया। अब जो अगला सवाल है वो महत्वपूर्ण है। ये सवाल ये है कि आप आपके जीवन की 1, 2, 3 जो भी हो, 5-6 महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी नज़र में आपके जीवन को बदले। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपने पूछा है। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, चूँकि मेरा जीवन थोड़ा अभावग्रस्त कह सकते हैं रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा अभावग्रस्त और थोड़ा असुरक्षित रहा है। तो उस लिहाज से मैं महत्वपूर्ण घटनाएं कहूँगा कि एक तो साहित्य के क्षेत्र की घटना इसको मान सकते हैं कि जब मेरी पहली कहानी 1968 में छपी तो मैंने उस पत्रिका को बहुत संजो कर रखा और उसी कहानी को अक्सर हफ्ते 10 दिन बाद एक बार फिर पढ़ लेता था, फिर उसको उलट के देख लेता था, फिर संभाल के रख देता था, और संभाल कर अभी तक रखे हुए थे। पिछले 3-4 साल से वो नहीं मिल रही है कि कहाँ है, अभी तक रखे हुए थे। तो एक तो इसको आप मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना रोजगार से संबंधित है कि मेरा पहली ही बार में रेलवे में सिलेक्शन हो गया। तो इसको कह सकते हैं बेरोजगार था, स्कूल में पढ़ाता था, बहुत कम पैसा मिलता था, ट्यूशन करता था, उससे किसी तरह अपना काम चलाता था। और मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं 8 ट्यूशन करता था, स्कूल में पढ़ाता भी था और कंपटीशन की तैयारी भी करता था। आज सोचता हूँ कि इतना समय कहाँ था कि 8 ट्यूशन भी पढ़ाऊँ, स्कूल में भी पढ़ाऊँ और तैयारी भी करूँ। जितना मुझे अभी याद है कि मैं सवेरे 4 बजे उठ करके 4 बजे से 7 बजे तक मैं 3 घंटे पढ़ लेता था, वही हमारे पास रहता था। उसके बाद फिर बाकी काम शुरू हो जाते थे। तो दूसरी घटना आप ये मान सकते हैं महत्वपूर्ण कि मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया, तो ये लगा कि अब 1 महीने की तनख्वाह कुछ न कुछ मिला करेगी। तीसरी फिर महत्वपूर्ण घटना भी अपने करियर से ही जोड़ करके मैं बता सकता हूँ कि जब मेरा इसमें पीसीएस में अलाइड में, हाँ, वित्त सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर निश्चिंतता हो गई, क्योंकि इसमें तनख्वाह ज़्यादा थी और रेलवे के मुकाबले ज़्यादा थी, और स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता था उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं मैं मान सकता हूँ। बाकी तो जीवन ऐसे ही चल रहा है। वो कहानी आपकी वातायन में पान फूल थी, पान फूल थे जी। साहित्यिक जीवन जी, अब उस पे आते हैं जी। आपने बताया अभी रानू और गुलशन नंदा और जासूसी उपन्यासों से वो सफर शुरू हुआ जी। कब वो गंभीर साहित्य में बदला? देखिए, रानू, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी को पढ़ते पढ़ते पहली बार मैंने जो उपन्यास लिखने का प्रयास किया, उस उपन्यास का शीर्षक था मंगली, उसका कैरेक्टर था मंगली, और वह मैंने दर्जा 7 या 8 की भूगोल की कॉपी के बाईं तरफ लिखा था, क्योंकि बाईं तरफ का पन्ना सादा रहता था, दाहिनी तरफ रूलदार रहता था। तो लिखना मुझे याद है कि उस समय मैंने शुरू कर दिया था उसी तरह का, जिसको जैसे प्रेम वाजपेयी लिखते हैं। और प्रेम वाजपेयी मेरे आदर्श थे, चीज़ों को कैसे घटित करते थे, उनके यहाँ भी बड़ा रोमांटिसिज्म था, बहुत आदर्शवाद था। मुझे तो लगता है कि सबसे, और उसी के प्रभाव में फिर मैंने एक उपन्यास लिखा, जो एक अखबार आता है पंजाब केसरी, वो जलंधर से, हाँ शायद जलंधर या अमृतसर से, जलंधर से छपता है। तो उसमें वह उपन्यास छपा था, उसका नाम था पतंगा। वो भी उसी तरह प्रेम वाजपेयी की तरह का था। आज भी उसकी पांडुलिपि एक कॉपी में मेरे पास रखी हुई है, मैं उसको खोल के देखता हूँ, किसी पन्ने में एक कटिंग नहीं है। आज मैं 1 पेज लिखता हूँ तो उसमें 10 कटिंग हो जाती थी, सोचते सोचते हो जाती है, लेकिन उस पूरी पांडुलिपि में एक कटिंग कहीं नहीं है। क्या दिमाग कितना कंसंट्रेट रहता होगा कि उसमें एक कटिंग नहीं है।
ये दोनों चीज़ें मैंने तब लिखी, एक छप गई और एक नहीं छपी। 8 वाली नहीं छपी, दर्जा 8 वाली। और जब ये मैं रेलवे की नौकरी में जब गया, लुधियाना मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ मैंने इसको लिखा और वहीं के अखबार में ये छपी। फिर धीरे धीरे प्रेमचंद को पढ़ा और इन पत्रिकाओं से परिचय हुआ, जैसे दिनमान, सारिका, कहानी, नई कहानियाँ, और इन सबको से परिचय हुआ। मेरे ख्याल से इनसे मेरा परिचय भी हो गया था, जब मैं बीए में था तभी हो गया था। हाँ, बीए में मैंने महिला आंचल बीए में 1968 में पढ़ लिया था, इंटर में। तो इसका मतलब कि इंटर से ही ये परिचय साहित्य, इसमें भी मैं आ गया। और महिला आंचल, इनमें से कौन सी किताब थी जब आपको लगा कि नहीं, जो वो रोमांटिक किताब ठीक है, अब मुझे लगता है कि अपने आप रोमांटिक किताबों से दूरी बढ़ गई, बाद में उनमें मज़ा कम आने लगा। इंटरमीडिएट में मैं था तो मेरी प्रिय कहानियाँ, ये मेरा हमदम मेरा दोस्त, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मन्नू भंडारी और मोहन राकेश की और रेणु की कहानियाँ छपती थीं, संग्रह, और मेरी प्रिय कहानियाँ से छपी थीं। इन सबको मुझे याद है कि मैंने इंटरमीडिएट में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से निकाल करके पढ़ा था। उस समय तो मोटे मोटे उपन्यास पढ़ जाता था, साइंस की कक्षा में बैठा रहता था, आगे फिजिक्स पढ़ा रहे होते थे, मैं पीछे उपन्यास पढ़ता रहता था। मतलब भगवान अगर होते हैं तो भगवान ने संभाल दिया, तुक ताल होता है चांस ने संभाल दिया, जैसे भी हो। नहीं तो जो बच्चा इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाला हो, वो उसी क्लास में बैठकर उपन्यास पढ़े फिर भी पास हो जाए, ये भी चमत्कार ही है। तो इंटरमीडिएट में ही मैं इन सारे लोगों से परिचित हो गया था। और जो मैंने लिखा बाद में कहानियाँ, वो साहित्यिक रुचि वाली कहानियाँ थीं, लुगदी साहित्य की तरह की नहीं थीं। लुगदी साहित्य का उपन्यास एक ही लिखा, पतंगा, जो बाद में रेलवे में गया तो लिखा, बाकी नहीं। रेणु भी शायद जेम्स हेरली शेज के ढेर सारे नॉवेल पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ, लगभग 100-150 में भी पढ़ा हूँ उनके नॉवेल। हाँ, तो ये प्रिय लेखक कौन रहे, जो अब भी हैं या उस समय रहे? देखिए, लुगदी में तो प्रेम वाजपेयी थे, गुलशन नंदा थे, रानू थोड़ा बाद में आई, और जासूसी थे। एक रागिनी नाम से पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, एक इब्ने सफ़ी बीए थे, वो जासूसी लिखते थे। उनके चरित्र थे कासिम और हामिद और एक और कोई, तो ये सब लोग पहले आकर्षित करते थे। बाद में जब इसके इधर के साहित्य में आए तो रेणु ने आकर्षित किया, प्रेमचंद ने आकर्षित किया। प्रेमचंद को पढ़ के मुझे लगा कि अरे, गांव की कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, साहित्य में गांव की कहानी भी लिखी जाती है, तब तो मैं भी अपने गांव की कहानी लिख सकता हूँ। और मेरी पहली हिम्मत प्रेमचंद को पढ़ के हुई कि ये तो बिल्कुल गांव की कहानी है, और मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। ये प्रेमचंद को पढ़ के आया। फिर रेणु को पढ़ के आया, रेणु की तीसरी कसम, रेणु का मैला आंचल, मैला आंचल में सारा गांव ही है। तो उन सब से मुझे हिम्मत हुई कि मैं भी गांव की कहानियाँ लिखूंगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, और तब मैंने गांव पे लिखना शुरू किया और गांव का ही होकर रह गया। अक्सर आपको चिन्हित किया जाता है तो गांव के कहानीकार, या गांव से बाहर शहर में भी तो आपका संपर्क रहा? हाँ, आगे शहर में नौकरी के बाद तो शहरों में ही रहा? शहर में ही हुआ, यानी कि आप समझिए कि सन 74 से मैं शहर में ही रह रहा हूँ, तो लंबा अरसा हो गया। तो शहरी जीवन आपके कथा वस्तु में कम क्यों है? कम क्या, बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं आया, मैं समझ नहीं पाता कि शहर को मैंने एंजॉय भी किया, शहर से रोजी रोटी ली, शहर के बहुत सारे दोस्त हैं, नाना प्रकार के अधिकारियों के चरित्र मेरे पास हैं, उनके कैरिकेचर हैं, उनका हंसना बोलना, उनका घटियापन, उनका दंभ, ये सब कुछ है, और एक से एक हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कभी उन पर कलम चलाने की इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा इन पर कलम चलाना व्यर्थ है, समय की बर्बादी होगी। आया नहीं मन में कभी ये बात कि इन पर भी कुछ लिख दूं। इस लायक नहीं लगे वो सारे चरित्र कि इन पर भी लिखूं। ये इसी सवाल का विस्तार के हैं, जैसे त्रिशूल उपन्यास है, वो संप्रदाय किताब है। तर्पण है तो दलित
संघर्ष पे। जी। आखिरी छलांग है तो किसान आता। किसान पे जी। ये विषम स्थितियां आपकी कहानी के केंद्र में होती है जी। ये जैसे रेणु के जीवन में मृदंगिया है, वो सहज जीवन जिसमें एक तो आपने स्पष्ट किया आपका व्यक्तिगत जीवन भी रहा, जी। एक कारण ये हो सकता है। हाँ। तो ये शांत जीवन की स्थितियां कम है आपके कहानियों की केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में। हाँ, अगर त्रिशूल को, तर्पण को, इनको अगर विषम स्थितियों का की कथाएं कही जाएं तो यही सच है। वैसे ये विषम स्थितियां ही एक आम व्यक्ति के जीवन का सच है। आम व्यक्ति का जीवन बहुत शांत कहाँ है, आम व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय कहाँ है। उसके यहाँ तमाम आलोडन विलोडन हैं, तमाम ऊंच नीच है, तमाम दुख हैं, कष्ट हैं, और जिसको आप कह सकते हैं कि विषम स्थितियां ही कहिए। विषम स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं, आम आदमी की ज़िंदगी ही उसी में है। वो है ना कि डासत ही गई बीत निशा सब कबहु न नाथ नींद भर सोयो। बिस्तर लगाते लगाते ही पूरी रात गुजर जाती है, नींद भर सोने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही आम आदमी की ज़िंदगी भी है कि इसका जुगाड़ करो, उसका जुगाड़ करो, एक तरफ ढको तो दूसरी तरफ खुला रह जाता है, एक चीज़ का इंतज़ाम करो दूसरी चीज़ की ज़रूरत तैयार हो जाती है। तो मुझे आम आदमी का जीवन इसी तरह का लगता है, इसलिए यही मैं लिखता हूँ। ये ऐसा है कि इस तरह से कहें कि कफन में जी। वो भी विषम स्थिति की कहानी है, लेकिन उसके जो पात्र हैं, जो उनका खिलंदरपन है या जो है जी। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि विषम स्थितियों या दुख की स्थितियों में आदमी हमेशा दुख के मोड में नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, वो आनंद लेता है, वो हंसता है, वो सब कुछ करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 24 घंटे दुख के मोड में कैसे कोई रह सकता है। तो लेकिन आपका जो अपना व्यक्तिगत जीवन रहा तो एक केंद्रीकृत रहा कष्टों या ये विषम स्थितियों जी। तो ये आपके कहानी में नहीं रहा, तो इसको किस तरह से आप कहेंगे? मेरे अपने कष्ट नहीं हैं, मैं अपने कहानियों में कहीं नहीं इस रूप में आता हूँ कि मुझे विषम स्थिति रही तो मैं विषम स्थिति को अपने बारे में ही लिखूँ। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं जिनके बारे में अभी आगे लिखा जा सकता है, लेकिन एक आम आदमी जिनको आप सामान्यीकृत कर सकते हैं, ऐसे ही विषयों को मैंने अपनी रचना का विषय बनाया। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ जोड़ता हूँ। गांव आपके लेखन के केंद्र में रहा और विचार के भी केंद्र जी। आपके बचपन के गांव और अब के गांव में क्या परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन है। बचपन के गांव में आपके गांव में बहुत परिवर्तन है। मोबाइल ने बहुत परिवर्तन किया, बिजली ने बहुत परिवर्तन किया, मोटरसाइकिल ने बहुत परिवर्तन किया, 4 व्हीलर गांव में आ गए हैं, अखबार गांव में आ रहा है, टेलीविज़न गांव में आधे घरों में पहुंच गया है। हमारे गांव में हमारे घर के बगल का लड़का वो छोटी छोटी फिल्में बनाता है और गांव में हमारा जो लान है उसमें शूटिंग करता है और वो बेचता है। इस स्तर तक गांव पहुंच गया है। गांव में ईर्ष्या द्वेष भी पहले के मुकाबले ढके तुपे ढंग से बढ़ा है। अब उस तरह से लाठी, उस तरह से गांव में अब चोरी नहीं होती, उस तरह से डाका नहीं पड़ता, उस तरह से लाठी लेकर के एक दूसरे के सामने मारने के लिए खड़े नहीं हो जाते। लेकिन अंदर अंदर जो जलन है, अंदर अंदर जो कुंठा है, अंदर अंदर जो ईर्ष्या है, वो सब भी साथ साथ में चल रही है। तो अब गांव ज़्यादा मुखर तो नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादा श्रूढ़ हुए हैं। वो आपसे चाचा चाचा भी कहते रहेंगे और आपको नीचे से काटने का भी प्रयास करते रहेंगे। आपके रास्ते में गड्ढा खोद देंगे, आपकी मोटरसाइकिल जाने वाले रास्ते में कांटे बिछा सकते हैं या कील गाड़ सकते हैं। ये सब भी साथों साथ है। तो बहुत गांव बदला है, पहले से बहुत गांव बदल गया, अब वो सरल नहीं रहा। गांव के अलावे आपके साहित्य जब आप लिखते हैं तो विषयगत रूप से आपकी मुख्य चिंताएं कौन कौन सी रहती हैं? विषयगत रूप से मुख्य चिंता खेती बाड़ी है, किसान है, फसलें हैं, उनको जो लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इतना भी उनको नहीं मिल पा रहा है कि जितना अपनी जेब से उन्होंने खेती में लगाया है उतना ही कम से कम लौट आए। तो वो दिनों दिन मृत प्राय होते चले जा रहे हैं, क्षीण होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। वो खेती को छोड़ करके भागने के लिए तैयार हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये दारुण स्थितियां जो हैं ये मेरे दिमाग में
हमेशा बनी रहती हैं। जब हम मजाक कर रहे होते हैं, जब हम हंस रहे होते हैं, जब किसी चीज़ से आनंदित हो रहे होते हैं, तब भी एक अंतर्ध्वनि, एक सिम्फनी मन के कोने में कहीं पीछे इन करुण स्थितियों की बजती रहती है। इसलिए ओवरलैपिंग होती रहती है। मेरी हंसी में भी उनका रुदन ओवरलैप करता रहता है। यहाँ पे अब साहित्य के आपके शिल्प पे आते हैं। जो आपने शुरू में लिखा जी, जो रोमांटिक नॉवेल, फिर गंभीर साहित्य में आए जी। तो शुरुआत के लेखन में क्या शिल्प रहा, फिर बीच में क्या बदला, और आज जब 50 वर्ष लगभग पूरे हो गए तो अब क्या बदला आपकी नज़र? शिल्प के लिहाज से देखा जाए तो पहली कहानी मैंने लिखी थी भरतनाट्यम। वो छोटी छोटी कहानियों को छोड़ दीजिए जो 1 पेज 2 पेज की थी, कहीं छप गई थी, नहीं छपी थी। फिर एक लंबा अंतराल रहा, मैं अपनी नौकरी के लिए कंपटीशन वगैरह के में लग गया, और 70 या 72 के बाद मेरे फिर 3-4 साल कोई कहानी नहीं आई। लेकिन मैंने 75 में पहली कहानी लिखी थी भरतनाट्यम, लंबी कहानी, जो मेरी लंबी कहानियों की श्रृंखला शुरू होती है उसमें भरतनाट्यम पहली कहानी थी जो 75 में लिखी गई थी, और कसाई बाड़ा दूसरी कहानी थी जो 76 में लिखी गई थी। छपी कसाई बाड़ा पहले और भरतनाट्यम बाद में। 80 में छपी धर्मयुग में कसाई बाड़ा, और 81 में छपी सारिका में भरतनाट्यम। ये दोनों कहानियाँ शिल्प के लिहाज से अलग अलग हैं। भरतनाट्यम का शिल्प नरेशन है उसमें ज़्यादा, और भरतनाट्यम में छोटे छोटे वाक्य हैं और दृश्य बार बार परिवर्तित होते हैं। उसका नाटक भी जो लोग करते हैं कहते हैं आपके यहाँ कहानी में इतनी जल्दी दृश्य परिवर्तन होता है कि हम उसको नाटक में जल्दी संजो नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी हम दृश्य नाटक में बदल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कसाई बाड़ा का शिल्प बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद है। भरतनाट्यम का शिल्प भी नैरेटिव है जिस तरह का, मुझे पसंद है। बाद में मुझे लगता है कि शिल्प पे मेरी पकड़ कमज़ोर हुई है क्या, क्योंकि मेरे यहाँ सपाटता आई है। 84 में, 82 में सारिका में भरतनाट्यम छपती है, 84 में श्री उपमा जोग आती है। वो पूरी तरह नरेशन है, बहुत कम संवाद हैं, 1-2 गीत हैं, बाकी सब नरेशन है। तो ये तीनों कहानियाँ 3 ढंग की आई। फिर 87 में तिरिया चरित्र आती है। मुझे लगता है तिरिया चरित्र में कुछ कसाई बाड़ा का भी प्रभाव है और कुछ भरतनाट्यम का भी प्रभाव, वो दोनों के बीच की चलती है। लेकिन बाद में जैसे त्रिशूल है, तर्पण है, इसमें नरेशन डायलॉग की तुलना में कुछ अधिक है। केसर कस्तूरी में नरेशन डायलॉग की तुलना में अधिक है। और बाद की जो कहानियाँ आई हैं, ख्वाजा मेरे पीर, बनाना रिपब्लिक, या अभी जो कहानी आई कोच्चि का कानून, मुझे लगता है कि जितना डायलॉग की अधिकता कसाई बाड़ा में है उतनी अधिकता फिर मेरी किसी कहानी में नहीं आई। और नरेशन भी आया और डायलॉग भी आए। ऐसे मुझे लगता है जैसे भरतनाट्यम और कसाई बाड़ा दोनों के बीच की चीज़ बाद की मेरी सारी रचनाओं में चलती आ रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने शैली से कभी संतुष्ट नहीं रहता, बार बार सोचता हूँ कि किसी और ढंग से इस बात को कहा जाता तो अच्छा था। रोज़ रोज़, आज भी मैं सवेरे लिख रहा था तो एक अध्याय पूरा किया, लेकिन मुझे लगा कि इस बात को, यही बात कहनी है, लेकिन किसी और तरीके से कहते तो अच्छा था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी शैली से। कथानक से मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, लेकिन शैली से कभी संतुष्ट नहीं रहता। अभी तक कुछ निष्कर्ष निकला कि कैसे मैं अपने शैली को बदलूं? निष्कर्ष क्या निकलेगा तो अंदर से कोई रिजल्ट ही निकलेगा। प्रयास करता रहता हूँ कि उसी तरह डायलॉग या संवाद की अधिकता रहे, नरेशन कम से कम रहे। पाठक नरेशन बहुत पढ़ना नहीं चाहता है, विवरण पढ़ना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों हुआ कि कसाई बारे में संवाद रहे और फिर बाद में आप खुद बोले कि सपाट हो गए? तो क्यों, व्यक्तिगत रूप से क्या कारण महसूस करते हैं? कोई कारण नहीं नजर आता। दोनों कहानियाँ 1 साल के अंतराल पे लिखी गई हैं। भरतनाट्यम लिखे, उसमें नरेशन ज़्यादा है और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या नरेशन है, पढ़ने में मुझे आज भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं आपकी सबसे अच्छी कहानी भरतनाट्यम है,
1 साल बाद मैं कसाई बाड़ा लिखता हूँ, उसमें बिल्कुल ही अलग शिल्प है। मतलब दोनों कहानियों के शिल्प 2 सिरे हैं उसके, दोनों का, इसका उसमें कुछ हिस्सा नहीं है, उसका इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? मैं ही हूँ, साल भर में तो इतना चेंज आता नहीं। न योग्यता साल भर में बढ़ती है, न रुचि बदलती है। न योग्यता बढ़ गई, न रुचि बदल गई। फिर भी साल भर के एक साल में इस साल का शिल्प दूसरा है, दूसरे साल का दूसरा है। क्यों है ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। और अब मुझे दोनों को मिलाकर सामंजस्य के साथ मेरी सारी कहानियाँ चल रही हैं। ये भी क्यों है? मैं लौटना चाहता हूँ अंदर से कसाई बाड़ा पर, लेकिन नहीं हो पाता, जो भी कारण हो। अच्छा, शिल्प का प्रश्न मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए थोड़ा और लंबा करूँगा इसका। उस कहानी में भरतनाट्यम में नरेशन रहा जी, और कसाई वाड़ा में संवाद रहा जी। तो लिखते वक्त कैसे तय हुआ? आपने तो बोल दिया अभी तक निष्कर्ष नहीं आया है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, लिखते वक्त कैसे तय हुआ यह भी नहीं पता है। मेरे मन में कहानियों का विचार आया और एक वाक्य आया, पहला कहानी का वाक्य आ गया। पहला वाक्य मेरा कभी नहीं बदलता है। कहानी का ड्राफ्ट 3-4 बार बदल जाता है, पहली लाइन नहीं बदलती है। और पहली लाइन जो आती है वही बाकी की कहानी का शिल्प तय कर देती है। आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, अभी तक मुझे भी नहीं पता था। मैं एक दिन देख रहा था कि क्यों ऐसा। मैं अपनी सारी कहानियाँ जो जहाँ भी पहली बार मैंने लिखा है सब रखी हुई हैं। मैं रजिस्टर में ही लिखता हूँ तो रजिस्टर रखे हुए हैं। तो पहला वाक्य वही है, कसाई बाड़ा का पहला वाक्य वही है, भरतनाट्यम का पहला वाक्य वही, त्रिया चरित्र का पहला वाक्य वही, श्री उपमा जोग का पहला वाक्य वही, केसर कस्तूरी का पहला वाक्य वही, इसका ख्वाजा मेरे पीर का पहला वाक्य वही है। तो पहला वाक्य मेरी सारी कहानी का, अभी कुछ का कानून है इसका भी पहला वाक्य वही है। पहला वाक्य किसी दिन मेरे दिमाग में अचानक आता है और उसी दिन मैं रजिस्टर उठाकर लिखता हूँ कि एक नई कहानी का विचार आया। पहले ये लिखता हूँ, तारीख डालता हूँ, समय डालता हूँ और फिर नीचे वो वाक्य लिखता हूँ। और उसके बाद फिर फाइनल लिखने के लिहाज से नहीं लिखता, उसके बाद फिर वो नरेशन लिख लेता हूँ कि इसमें क्या होगा। एक लड़की है, वो ये बोली, वो बोली, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो कहेगा, ये कहेगा, इसमें ये डायलॉग रहेगा, इसमें ये सिचुएशन रहेगी, इसमें ये नदी रहेगी, पेड़ रहेगा, तालाब रहेगा, आदमी रहेगा, बूढ़ा रहेगा, बूढ़ी रहेगी, जो भी रहेगा वो मैं अपने समझने के लिए फिर लिखने लगता हूँ। पहला वाक्य कहानी का रहता है, फिर अपने समझने के लिए लिखता हूँ, फिर इकट्ठा हो जाता है तो फिर नए सिरे से शुरू करता हूँ कहानी लिखना। और उसमें पहला वाक्य वही रहता है जो जिस दिन विचार आया था पहली बार। तो ये अद्भुत है कि अचानक मेरे दिमाग में विचार आता है, झटके से आता है किसी कहानी का, और मैं तुरंत कलम पकड़ के उसको लिख लेता हूँ और लगता हूँ कि अब ये कहानी चल जाएगी। उसी पहले वाक्य के साथ मुझे पूरी कहानी दिखाई दे जाती है। क्यों ऐसा है ये मैं बता नहीं सकता। मैं कोई प्रयास करता हूँ ये भी नहीं। कहानी मुझे जब मिली अचानक मिली, झटके से मिली। मैं अभी बैठ के सोचने लगा मुझे एक कहानी लिखनी है, कौन सी लिखूं, कौन सी लिखूं, मैं थक जाऊंगा सोचते सोचते, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक मैं सोता रहूंगा या सो के जगूंगा या कुछ सोचता रहूंगा या खास करके नहाता रहूंगा बाथरूम में, और एक कहानी के मुझे स्ट्राइक कर जाएगी। एक आध बार तो बाथरूम में स्ट्राइक की और मैं उठ करके भागा कि कहीं ये चली न जाए। और ऐसा बहुत बार हुआ कि 1-2 बार स्ट्राइक की, आधा घंटा छोड़ दिया और फिर गायब हुई तो गायब हुई। कई दिनों तक मैं पीछे पड़ा रहा, क्या था वो लौट करके नहीं आई। इसलिए मैं बाथरूम में भी कभी फिर से तौलिया लपेट के आके लिख करके और तब वापस जाता हूँ कि अब ये पकड़ में आ जाए। इस तरह होता है। अच्छा, ये तो मज़ेदार रहा। और कुछ कहानी आपने बहुत जल्दी लिख दी होंगी कम से कम। जी। कुछ वो कौन सी कहानी जो तुरंत में लिखा गया, और वो कौन सी कहानी है जिसको लिखने में लंबा समय लगा? तुरंत लिखने में मेरी कहानी थी श्री उपमा जोग। ये मेरे मन में तो आ गई थी। बलराम ने कहा था तुम्हें सारिका के लिए कोई कहानी देनी है, तो मैंने कहा दे देता हूँ। तो एक कहानी मेरे दिमाग में थी, मैंने बताया कि इस तरह का मेरे दिमाग में है, कहिए तो मैं लिखूँ। कहा हाँ लिख दीजिए। तो मैं लिखने लगा। 1 महीना लिखा, नहीं लिख पाया। दूसरा महीना भी चला गया, तीसरा महीना भी चला गया। तो एक दिन बलराम हमारे घर आ गए। एक बार लिखा था मैंने, फेयर नहीं कर पाया था। तो एक दिन बलराम मेरे घर, मैं मऊ में उस समय पोस्टेड था, तो वहाँ आ गए और उन्होंने कहा मैं आया हूँ और कहानी लेकर ही जाऊँगा। तो उनके आने पे वो हमारे यहाँ शायद 7 दिन रहे और उस 7 दिन में मैंने फेयर करके उनको दे दिया। कहानी तैयार थी, दिमाग में थी, लिखना था,
और थोड़ा बहुत संशोधन करना था, तो उस कहानी को तो सबसे कम समय में 7 दिन में तो नहीं कहा जाएगा, 7 दिन में तो फेयर हुआ, लेकिन 3 महीने में मैंने उनको लिख करके दे दिया, सबसे कम समय में। अन्यथा मेरी कहानियाँ 2 साल, 2.5 साल, 1 साल तो ज़रूर लेती हैं। आपके लेखन और व्यक्तिगत जीवन में वो प्रमुख विचारधारा या सामाजिक यथार्थ समस्याएं कौन से हैं जो आपके लिए कंपास का काम करते हैं? पहली चीज़, किसान के लिए उसका खस्ता हाल होना, उसका दरिद्र होना, उसको उसकी उपज का मूल्य न मिलना, गांव के छोटी जातियों के लिए बड़ी जातियों द्वारा उनका अपमान किया जाना, उनके बहन बेटियों पे खराब नज़र, दूषित नज़र रखना, किसी के साथ ज़बरदस्ती कर लेना, कोई कमज़ोर है उसको मजदूरी करा के, काम करवा के मजदूरी न देना, किसी को ज़बरदस्ती अपने यहाँ मजदूरी पे लगाना, अगर वो नहीं तैयार है कि हम आपके यहाँ इतने कम पे मजदूरी नहीं करेंगे, तो कई बार ऐसी घटना होती है कि उसका हाथ चारा मशीन में डाल के काट दिया, यहाँ से हाथ ही कट गया। इस तरह की घटनाएं देहात में बहुत हो रही हैं। देहात में अन्याय अभी बहुत ज़्यादा है, देहात में जातिवाद के आधार पर शोषण बहुत ज़्यादा है, बेईमानी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे निरंतर उद्वेलित करती हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं पर लिखना सार्थक है, ताकि आम पाठक की जानकारी में, आम लोगों की जानकारी में अभी आए कि अभी यह सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। जो केवल शहर में रहते हैं वो समझते हैं कि गांव पुराने ज़माने की चीज़ थी, गांव में अब कोई मुसीबत नहीं है, गांव में अब कोई कष्ट नहीं है, अब कोई जाति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं, और जिनको झेलना पड़ रहा है वो आज भी झेल रहे हैं, और जो मजबूत हैं वो आज भी सता रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन उनका रूप बदलता जा रहा है, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जो अभी बची हुई हैं, हम चाहते हैं कि बदलते हुए गांव में भी जो ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, जो कभी कभी ज्वालामुखी की तरह दिखाई देता है कि उस औरत को नंगा करके गांव में घुमा दिया, उस लड़की को ले जा करके ज़बरदस्ती बलात्कार सामूहिक किया, थाना कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही, भगा दिए जा रहे हैं थाने से, घर से पकड़ कर किसी भी निर्दोष लड़के का इनकाउंटर कर दे रही पुलिस, गांव में सिर्फ 10,000 20,000 दे करके कोई दबंग चाहता है कि इसको मेरे रास्ते से हटा दो, तो कमज़ोर लड़के को वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार भी नहीं 10-20 हज़ार में भी पकड़ के चालान कर देते हैं, गांजे में भांग में दिखा देते हैं, और कभी कभी गोली मार देते हैं। ये आज भी हो रहा है। यानी कि एक कुत्ते की ज़िंदगी और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में, उसके प्राणों के मूल्य में कोई अंतर आज भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे व्यथित करती हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों पर लिखा जाना चाहिए। ये चीज़ें तो कुछ कुछ बदल रही थीं, लेकिन अब फिर वापस आएंगी। जो उत्तर प्रदेश में खास करके जो सरकार आई हुई है, ये फिर से उन सब चीज़ों को रिवाइव कर रही है, फिर से उसी तरह दबंगई शुरू हो गई है, फिर से उसी तरह जातिवाद शुरू हो गया है, फिर से उसी तरह जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जो विषमता की स्थिति घट रही थी, वो विषमता की स्थिति बढ़ने लगी है। इसके पहले भी जो सरकारें थीं वो भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी, जितना करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। ये लोग उसको और बढ़ावा देने में कुछ ज़्यादा ही आगे हो जा रहे हैं। नहीं तो जैसे इसके पहले एक दलित की सरकार आई थी, कहा जाता था ये दलित की सरकार है। दलित की सरकार ने भी गांव के दलितों को 1 बीघे प्रति परिवार के हिसाब से भी ज़मीन आवंटित कर देती, तो जो आज भूमिहीन हैं वो अपने खाने भर का 1 बीघे में पैदा कर लेते। 1 बीघे ज़मीन में आदमी अपने साल भर के खाने का अनाज पैदा कर सकता है। और ग्राम समाज की ज़मीनें हर गांव में बची हुई हैं, जिनको वो मायावती की सरकार अलॉट कर सकती थी। हर गांव में 10-20-25 भूमिहार हैं और 10-20-25 बीघे ज़मीन है। वो चाहती तो जिस पे दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं उनको खाली कराती, उनको आवंटित कर देती, और उनको रोजी मिल जाती गांव में ही। लेकिन न तो दलितों की सरकार ने यह काम किया, ना पिछड़ों की सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, इन्होंने भी उस दिशा में कोई काम नहीं किया। जो पट्टे आवंटित हो गए हैं उन पे कब्जा नहीं मिल रहा है, तो ज़मीनी कोई काम इन दोनों पार्टियों ने भी नहीं किया। जो भी आ जाता है वो एक कागज से घिर जाता है। वही लोग सारी पार्टियों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, वही जातियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं। सरकार चाहे जिसकी आवे, एक खास जाति हमेशा ताकतवर हो जाती है और उसकी मर्जी चलती है। जिनकी सरकार आई है वो कभी ताकतवर नहीं होते,
दलितों के साथ तो ये 100% सही है और पिछड़ों के साथ भी ये सही है। पिछड़ों में तो यादव केवल एक बिरादरी यादव मजबूत होती है, बाकी पिछड़े मजबूत नहीं होते हैं, और बल्कि यादव ही उन बाकी पिछड़ों के दुश्मन हो जाते हैं। तो इसलिए ये जमीनी स्तर पर फेल हैं। पहली दलित की सरकार भी फेल हुई, पिछड़ी सरकार भी फेल हुई, और इसका तो वो एजेंडा ही नहीं है लोगों की मदद करना। ये तो सवर्णों से समर्थित और सवर्णों के लिए सरकार है। ये मनुवाद घोषित रूप से लागू करना चाहते हैं। तो ये तो कहते ही हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। अगर इनके समय में मुसलमान दिक्कत में हैं, खतरे में अपने को महसूस करते हैं, तो स्वाभाविक है, क्योंकि तो मुसलमानों को अपना टारगेट बनाए ही हुए हैं। तो इनके लिए क्या कहा जाए, तो घोषित रूप में आ गए, लेकिन जो घोषित रूप में नहीं थे वो भी कुछ कर नहीं पाए गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सर्वहारा के लिए, भूमिहीनों के लिए, महिलाओं के लिए। ये तो राजनीतिक स्थिति आपने बताई। साहित्य में इन प्रश्नों को क्या सही ढंग से अभी तक रखा गया आपके अलावा? मेरे ख्याल से इन प्रश्नों को सही ढंग से वही रखेगा जो जानेगा इन प्रश्नों को, जो इनसे रूबरू होगा। मैं भी पूरी तरह शहर में रहने लगा तो पूरी तरह उनसे संपृक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, लोगों से मिलूँ, उसको जानूँ और अपनी रचनाओं में उसको दूँ। अगर गांव का कोई आज लेखक होता, ऐसा लेखक पैदा हो जो गांव में ही रहता हो, आज के दिन भी रहता हो, वो गांव में रहता भी हो और उसमें लेखन क्षमता भी हो और उसकी रुचि भी हो, तो जो साहित्य वहाँ से निकल करके आएगा वो अद्भुत साहित्य होगा। मैं अपने तई प्रयास करता हूँ कि यथासंभव जितनी उनकी आवाज़ बन सकूँ बनूँ। जिन आपने पूछा और कौन लोग हैं, तो और कौन लोगों में थोड़ा बहुत कई लोग हैं, लेकिन बहुत उल्लेखनीय मुझे तात्कालिक समस्याओं से रूबरू होने वाले से, सीधे सीधे जो उनसे मुठभेड़ करे उन समस्याओं से, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। आपके प्रिय उपन्यासकार में आपने प्रेमचंद, रेणु को बताया, और इस लिस्ट में कोई और? प्रेमचंद हैं, रेणु हैं, गोरकी हैं, जैक लंडन हैं और दोस्तोयेवस्की भी हैं। और ये हिंदी कहानी की जो धारा चली, प्रेमचंद युग यानी यथार्थवादी जो लेखन रहा, और उसके बीच में फिर आपको कहानी, समनांतर कहानी, ये सब आपकी नज़र में आज कैसे हैं? अपने अपने समय में सब ने अच्छे लेखन को या कहिए कि लेखन को प्रभावित किया और प्रेरित किया। इसी बहाने से बहुत सारे लोग जो वैसे सुस्त पड़े रहते आए। कमलेश्वर ने बहुत सारे लेखक पैदा किए अपने ज़माने में। नई कहानी के ज़माने में बहुत सारे लेखक पैदा हुए। जिनमें क्षमता थी वो बचे रह गए, जिनमें लगन थी, निरंतरता थी, वो बचे रह गए। बहुत सारे लोग आए और चले गए। वो तो व्यक्ति की बात है कि उनकी क्षमता क्या थी और उनके रुझान क्या थे, अंदर उनके कितनी आग थी। लेकिन इनको पैदा करने का काम इन आंदोलनों ने किया। जनवादी कहानी में रविंद्र गालिया या फिर ज्ञान रंजन और मार्कंड ये रहे, तो इन जितने भी जन आंदोलन रहे, वो उनमें से कोई आपके करीब रहा, सबसे ज़्यादा करीब? पहली बात तो मैं ये स्वीकार कर लूँ कि प्रेमचंद और रेणु को छोड़ करके और किसी को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते 2-4 कहानियाँ पढ़ी तो जिसमें लगा कि हाँ इनमें कुछ मेरी रुचि है, उनको फिर मैं पूरा पढ़ने लगा, और जिनको लगा कि बहुत ज़्यादा हमारी रुचि के नहीं हैं, उनको फिर छोड़ दिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि मैंने सबको। धीरे धीरे पढ़ना कम हो रहा है जी। देश के सारे बच्चे मातृभाषाएं पढ़ ही नहीं रहे, वो तो इंग्लिश मीडियम है। हाँ, सारे पूरा देश अंग्रेजी से शासित है, और जो शासित नहीं है वो अधगचरी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते पढ़ रहे हैं। हाँ। जो बच्चे हैं गांव वाले भी अब इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। लेखक क्या करे, उसका सामना कैसे करे? खासतौर से जब 10 साल उसका दूसरा संस्करण हो जाए, उसका तीसरा संस्करण हो जाए, बड़ा खुश। संस्करण तो 600 भी कर रहे हैं ना, 1000 का कर रहे हैं, 3000 बेच देंगे, 4000।
135 करोड़ का देश है, 60 करोड़ हिंदी भाषी हैं, 60 करोड़ का 1% 60 लाख होता है, 60 लाख का भी 1% 60,000, ये 4,000, 6,000 और 10,000 का क्या मतलब है? पठनीयता का संकट तो है, और पठनीयता का संकट ऐसा है कि पूरे समाज में जब चेतना आएगी तो धीरे धीरे ही यह संकट दूर हो सकता है। कोई एक लेखक या लेखकों का एक समूह अचानक लोगों की रुचि तो नहीं बदल सकता है, इसलिए यह संकट अपनी जगह है। इस संकट के होते हुए भी लेखक तो यही कर सकता है कि वो अपनी बात लिख जाए। जब अनुकूल वातावरण होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो उसका प्रभाव कम होगा। उसको क्या कहना है, आज के समाज के चित्रण को वह अपनी रचनाओं में कर जाए, एक उसका डिपिक्शन हो जाए, एक उसका नरेशन आ जाए, ताकि बाद में जब भी लोग पढ़ें, जब पढ़ने की स्थिति हो तो लोग जान सके कि क्या स्थितियां थीं और उस पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे। इतना ही सोचा जा सकता है। पढ़ने की स्थितियां अच्छी होती तो ये कोई संख्या नहीं है कि 600 और 1000 का कोई एडिशन छपे किसी किताब का। लाख से कम के बारे में तो सोचा नहीं जा सकता। थोड़े दिनों पहले 5 लाख धर्मयुग की प्रतियां बिकती थीं, इसी देश में बिकती थीं, 20 साल पहले बिकती थीं। अब वो किसी भी पत्रिका का 5000, जो 5 लाख था वो 5000 हो गया। तो वो तो सिकुड़ा है, पाठक वर्ग सिकुड़ा है। यही हो सकता है कि अनुवाद बढ़े। इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि अनुवाद तात्कालिक रूप से अनुवाद हो जाए, तो हिंदुस्तान की जितनी भी 22-24 भाषाएं हैं, साल भर के अंदर सारी भाषाओं में अगर कोई रचना आ जाती है और वो इस लायक है कि पढ़ी जाए, वो लोगों से अपने को जोड़ती है और इस लायक है कि पढ़ी जाए, तो इतना सारी भाषाओं का मिला करके 1,00,000-2 लाख की पाठक संख्या हो सकती है। इसके अलावा तो जैसा आपने बताया स्थिति बहुत निराशाजनक ही है। सर यहाँ ये है कि इससे पहले जब मध्यकाल में चीज़ें ताम्रपत्र या वृक्षों के छाल पे लिखा जाता था तो शिक्षा और साहित्य एकदम सीमित था, और जैसे ही छापा खाने का आविष्कार हुआ तो साहित्य का प्रसार हुआ। अब नए माध्यम इंटरनेट हैं, ये हैं, जिसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव हैं, लेकिन ये अवसर है। लेकिन ये अवसर है। हाँ, अवसर। सवाल है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो, कौन करे और किस रूप में। यही उम्मीद है। इंटरनेट ही उम्मीद है। इंटरनेट ही पर जो कहानी आएगी, हाँ, वो पठनीय होगी, वो पढ़ी जाएगी। हाँ, पढ़ी जा रही है। हिंदी समय पे पढ़ी जा रही है और हिंदी युग्म पे पढ़ी जा रही है। लोग बताते हैं कि हमने वहाँ पढ़ा। अब किसी से पूछे कहाँ से पढ़िएगा तो कहा हम हिंदी समय पर पढ़ लेंगे। हाँ, हम कहते हैं आपको फोटो स्टेट दे, कहा नहीं हिंदी समय पर पढ़ लेंगे। तो ये बड़ी बात है। हिंदी समय तो वर्धा वाला, हाँ, और है हिंदी युग्म है और एक आध और साइट है। एक और है, क्या है वो, अरुण देव का, हाँ, समालोचन स्तरीय भी थोड़ा होता है। आज के समय में उस तरह का कोई कहानी लेखन का आंदोलन या नहीं चल रहा है। आज इस तरह की कोई हाँ, उस तरह का आंदोलन तो नहीं चल रहा है। कोई ऐसी लगाम किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है जो सबको एक दिशा में हाँक के ले जा रहा हो। ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई पर्सनालिटी अभी नहीं है। कम से कम 1 दर्जन पत्रिकाएं तो है ही हैं जिनमें हर महीने 4-5 कहानियाँ छप रही हैं, और उन्हीं में से निकल करके कभी इस पत्रिका में कभी उस पत्रिका में अच्छी अच्छी रचनाएं आ जाती हैं। जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही, बिल्कुल नया लड़का बिल्कुल नई चीज़ लेकर के आता है और वो उल्लेखनीय होती है। वही लड़का 4-5 कहानियाँ लिखते लिखते बासी पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य लेकर लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी जीवन शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है एक यंग एज पे लेकर के आते हैं तो उनमें विविधता है। वो लगातार बनी रहे तो बड़े लेखक पैदा हो जाएंगे। छूट जाएगी, उनकी प्राथमिकता बदल जाएगी, किसी और क्षेत्र में चले जाएंगे तो रह जाएगी। लेकिन अच्छी कहानियाँ नए लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं। साहित्यिक विमर्श में आप कोई अपने तरफ से कोई सवाल या मुद्दा जोड़ना? साहित्यिक विमर्श जैसे दलित विमर्श था, स्त्री विमर्श है, ये तो सब शाश्वत विमर्श हैं। दलित हमेशा से दलित रहा है
आज भी वो दलित ही है, बहुत उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आया। इसलिए जब तक वो दलित के रूप में ही रह जाएगा तब तक दलित विमर्श भी बचा रहेगा। स्त्री जब तक बराबरी पे पुरुषों के नहीं आ जाती है, उसके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, उसकी आवाज़ नहीं बन जाती, मजबूत हो जाती, तब तक स्त्री विमर्श भी हमेशा बना रहेगा। गरीब का विमर्श, अभावग्रस्त का विमर्श, ये हमेशा ही रहा है और रहेगा। समकालीन जो आपके साथ साथ लिख रहे हैं उनमें कौन कौन आपको अच्छे लगते हैं? बहुत हैं। इस समय नाम लेने चलिए तो मुझे लगता है कि 3 दर्जन लोग तो आसानी से चिन्हित किए जा सकते हैं, अपनी पीढ़ी से लेकर के और एकदम ताज़ी पीढ़ी तक। 3 दर्जन तो निश्चित रूप से नाम लिया जाए तो निकल आएंगे। रविंद्र कालिया बहुत ही अच्छे संपादक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनकी अभी 3 साल पहले ही जब उनकी डेथ हुई थी, उसके थोड़ा पहले ही एक कहानी पढ़ी थी, गौरैया, बहुत अच्छी कहानी थी। किस पत्रिका में पढ़ी थी ये याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पत्रिका, बहुत अच्छी कहानी थी। उनका वो जो किताब है गालिब छुट्टी शराब, बहुत अच्छा गद्य है, पठनीय गद्य है। इसी तरह और भी उनकी कई कहानियां हैं। अभी उनसे भेंट या संवाद हुई? हाँ, बहुत भेंट हुई है, बहुत संवाद हुआ है। वो इलाहाबाद में हम भी थे, वो भी थे, तो प्रायः वो ठठाकर हंसते थे और जिसको कहते हैं कि उसको धुएं में उड़ाता चला गया, कहते हैं ना। हाँ, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, इस नज़रिए के आदमी थे। उनके साथ मिल करके लगता था कि हाँ किसी जीवंत आदमी से मिल रहे हैं, और उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना बहुत अच्छा लगता था। कभी गंभीर नहीं रहते थे, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते थे, हंसने के मूड में रहते थे, अपने ऊपर भी हंसते थे, दूसरों पर भी हंसते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। उनके जैसा व्यक्ति से मुलाकात होना मुश्किल। ज्ञान रंजन भी अपने ढंग के, इतनी बड़ी संस्था है ज्ञान रंजन की वो 4-5 कहानियाँ हैं, हर कहानी ने इतिहास पैदा किया है। पिता, बहिर्गमन, घंटा और तमाम कहानियाँ बहुत चर्चित हैं उनकी। तो ज्ञान रंजन ने एक मेरे ख्याल से आधी शताब्दी से ज़्यादा समय से उन्होंने साहित्य को अपने नज़रिए से हाँका, और बढ़िया हाँका, और बहुत सारे लोग पैदा किए उन्होंने, बहुत सारी साहित्य का बहुत ऊपर ले गए, बहुत प्रासंगिक बना के रखा उन्होंने। तो ज्ञान रंजन जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे मिलना जुलना 1-2-4 बार का ऐसे ही तात्कालिक रहा है, लंबे समय का मिलना जुलना तो उनसे नहीं रहा है। चंदन पांडे, कुणाल, ये लोग भी, इनमें भी बहुत दम है, नए कहानीकार हैं, इनमें भी बहुत दम है। अब लिखना चाहिए, अगर इनका डाइवर्जन नहीं हो जाता किसी, भाई युवा व्यक्ति तो कई तरफ घूम सकता है ना, चंचल होता है, कभी उस दिशा में भाग गया, कभी उस दिशा में भाग गया। तो एकाग्रता से अगर ये लिखें और अपना प्रायोरिटी तय करें, प्राथमिकता तय करें। हिंदी कहानी की जो आलोचनाएं हैं कहाँ तक सफल रही है अभी? देखिए, आलोचक के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की, जिस रचना की वो आलोचना कर रहा है उसके बारे में जाने, उस विषय के बारे में जाने, तब तो वह उसकी तह में जाए, रचना की तह में जाए, तब तो वह आलोचना किसी काम की होती है। और अगर वो जिस वर्ण विषय है, जो आलोचना की वस्तु है या रचना है, उस विषय के बारे में ही कुछ नहीं जानता है, तो उसकी आलोचना का कोई मूल्य नहीं है। मैं ये जानता हूँ। दूसरी चीज जो देखने को मिलती है कि जैसा हुआ भी ये आपकी जो कहानी हाल में आई है जी, कि कहानी की आलोचना कहानी के आधार पे नहीं, ये कविता के साथ भी होता है, बल्कि बाहर के विचारधाराओं के। हाँ, विचारधाराएं महत्वपूर्ण कभी हो जाती हैं, कभी ईर्ष्या द्वेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कभी आलोचक का ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है, या वो कुछ और पढ़े हुए है और उसी से इसकी तुलना करने लगता है और उसमें वो कोई नई चीज़ निकालने की कोशिश करता है। देखिए, जो भी इमारत आलोचक बनाएगा, जो भी इमारत आलोचना की इमारत बनाता है आलोचक, वो किस पर बनाता है? वो तो लेखक की ज़मीन है, तो बेस तो रचना है। उस रचना को ही अगर वो नहीं जान पाया तो आलोचना क्या करेगा? अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक बार में ही लिख देता हूं और कभी उसको दोहराता नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ कम से कम 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट किया जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बिना उसके रचना में परफेक्शन मेरे नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहला ड्राफ्ट का केवल 10-20% ही बचा रह जाता है और बाकी जो चीज़ें आती हैं वो दूसरे तीसरे ड्राफ्ट में निकल करके आती हैं। मुझे एक कोई लेखक हैं, उनका यह कहा हुआ बहुत मौजू लगता है, बहुत सही लगता है कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है। सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। तो लगभग सही शब्द से अगर कोई व्यक्ति काम चला रहा है तो मेरी नज़र में वो सही नहीं है, वो रचना जुगनू जैसा ही प्रकाश कर पाएगी। एकदम सही शब्द को लाना है तो फिर एकदम सही शब्द को ही आप ले आइए। और दूसरी चीज़ ये भी किसी लेखक ने ही कहा है कि लेखक का सबसे अच्छा मित्र उसका कूड़े का डिब्बा है। लेखक का सबसे अच्छा मित्र उसका कूड़े का डिब्बा है। कूड़े के डिब्बे का पेट भरने में लेखक को कोताही नहीं करनी चाहिए। जैसे अपने मित्र का ध्यान वो रखता है वैसे कूड़े के डिब्बे का भी ध्यान रखें। यहाँ पे एक और सवाल, आप कहानी आपने बहुत कम लिखी, जितना सब लिखी उससे अधिक तो मुझे लगता है आपके उपन्यास हैं, मतलब कहानी संग्रह से, क्यों? हाँ, इसका कोई कारण? एक्चुअली नौकरी में था ना, तो हमेशा तो लिखता नहीं था। कभी नौकरी में जब भी रहा तो छुट्टी लेके लिखा। साल भर में 1 महीने छुट्टी लेता था। 1 हफ्ते 10 दिन घूमने में जाते थे और 20 दिन लिखने में जाते थे। उसी में मैं अपना ढांचा बना लेता था और उसी ढांचे को फिर बाद में फाइनल करता था। फाइनल तो आगे पीछे हो जाता था, लेकिन जो मुख्य काम था वो उसी छुट्टी में करता था। तो इसलिए ज़्यादा लिखना हो नहीं पाया। मेरी गति भी धीमी है लिखने की। एक रचना और दूसरी रचना के बीच में मैं साल भर कुछ करता नहीं। तो यही सब आलस्य कह सकते हैं, धीमी गति कह सकते हैं, जो भी कारण हो। तो कम लिखा, मुझे लगता है कि बहुत कम लिखा, इतना कम नहीं लिखना चाहिए। अब जब पिछले 8 साल से सेवा से बाहर है जी, तो रफ्तार कहानी की बढ़नी चाहिए थी। हाँ, थोड़ी बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है। यहाँ पे एक और सवाल है, कहानी, आपके कहानियों और उपन्यासों इसके शिल्प या कोई शिल्पगत कोई अंतर है? उपन्यास तो विवरणात्मक होते ही हैं, होने ही हैं उनको, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको समेटना रहता है। कहानी में एक बिंदु पे फोकस करते हैं, तो इसलिए उसमें संवाद की अधिकता रह सकती है। लेकिन उपन्यास में केवल संवाद से नहीं चलेगा, विवरण भी देने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप कम में कहते हैं, कुछ चीज़ों को आप विस्तार में कहते हैं। तो इसके वजह से विवरण उपन्यास में बढ़ जाते हैं। पाठक के लिए आसान रहे पढ़ना, ताकि वो ज़्यादा पृष्ठों की रचना पढ़ सके, इसलिए भी वो थोड़ा सरलीकृत होकर के चलता है। बहुत ज़्यादा घनीभूत कर देने से, जैसा कि कहानी में होता है, अगर उपन्यास में भी उतनी ही सघनता कर दी जाएगी तो मुझे लगता है पाठक को आप थोड़ा संकट में डालेंगे। तो इस वजह से भी कहीं दिमाग में ये बात रहती होगी कि पाठक को बहुत संकट में न डालिए और वो आसानी से, सुगमता से आपकी रचना आद्योपांत पढ़ जाए। इसलिए भी थोड़ा उपन्यास का जो बंधन है, उपन्यास का जो टेक्स्ट है, वो सरल होना चाहिए। आपकी अपनी कहानियों में, जैसे आपने बताया कि कसाई वाला संवाद के कारण प्रिय है, सबसे प्रिय कहानी आपकी अपनी में से, अपनी कहानियों में कौन है? ये प्रश्न तो कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर आसान नहीं है, क्योंकि लेखक को तो मुझे लगता है कि हर रचना प्रिय होती है। किसी को वो ज़्यादा खिला पिला दिया, उसका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर हो गया, कोई रचना दुबली पतली रह गई, लेकिन इसकी वजह से खुद लेखक किसी को हीन मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा ऐसा सोचना है। अगर वो कमज़ोर है कोई रचना तो उसकी जिम्मेदारी लेखक की है,
कहानी तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेखक ने और थोड़ी मेहनत उस रचना में कर दी होती तो वो भी और बेहतर हो गई होती। आपकी दुबली पतली कहानी कौन सी है और ज्यादा खाया पिया हुआ कहानी कौन है? नहीं, ये तो पाठक ही निर्णय करेंगे कि दुबली पतली कौन सी है। और अगर पाठक किसी को ऐसा मानते हैं तो उसका दोष भी लेखक का ही है, कहानी का दोष नहीं है। 3 उपन्यासों में फिर वही कठिन सवाल बोलता हूँ, कौन प्रिय हैं या कौन ज्यादा करीब हैं? तीनों में कौन ज्यादा करीब है? करीब कोई नहीं है, तीनों ही बराबर दूर हैं। हाँ, अभी हम जिस तरह का उपन्यास चाहते थे कि लिखा जाए, लिखूं उस तरह का, उतनी पूरी अपनी शक्ति लगाकर, मेधा लगाकर, क्षमता लगाकर नहीं लिख पाया हूँ। उपन्यास तो उपन्यास जैसा होना चाहिए। 100-150 पेज उपन्यास का कोई उपन्यास नहीं होता है। ये तो एक लंबी कहानी जैसी ही हो गई, नाम भले उसका उपन्यास रख दिया गया। तो मैं उपन्यासों से किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, और एक अच्छे आकार प्रकार का उपन्यास आना चाहिए। और जो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये आ गया, ठीक ठाक आ गया, तो इससे हो सकता है पहलों औरों से ज़्यादा संतुष्ट। इस उपन्यास की पहली पंक्ति कौन है जो नहीं बदलेगी? नहीं, उपन्यास की पहली पंक्ति नहीं, कहानी की। हाँ, अभी तो इस उपन्यास में तय होना है कि पहला अध्याय कौन सा रहेगा, किस चरित्र का अध्याय पहला अध्याय उपन्यास का बनेगा, ये अभी तय होना बाकी है। क्योंकि मेरी नज़र में 5-6 ऐसे चरित्र हैं जो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इस वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। 5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो मुझे बराबर के स्तर पर महत्वपूर्ण लग रहे हैं। अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि उपन्यास का पहला अध्याय इन 5 चरित्रों में से किसका अध्याय को मैं पहला अध्याय बनाऊं। तो ये अभी तो समय के गर्भ में है, अभी इसका पहला वाक्य तय नहीं हुआ। हर एक लेखक सामान्य व्यक्ति ही की तरह अपनी अलग अलग ज्ञानेंद्रियों में किसी एक से ज़्यादा प्रभावित होता है या 2 से ज़्यादा प्रभावित। कुछ दृश्य प्रमुख होता है, किन्हीं के लिए ध्वनि प्रमुख होता है। हाँ। तो आप लेखक के तौर पे आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? ध्वनि? मुझे लगता है दृश्य और ध्वनि, मैं इन दोनों से प्रभावित होता हूँ। दृश्यात्मकता मेरी कहानियों में रहती है, और ध्वनि का मतलब हुआ संवाद, तो संवाद भी मेरी कहानियों में रहते हैं। इन दोनों के अभाव में मैं किसी रचना की कल्पना नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रिय ध्वनियाँ कौन सी हैं? प्रिय ध्वनियाँ कौन सी हैं? यह संवाद, कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो संवाद का बोलना, उसके ध्वनि, उसका आरोह अवरोह, वो मुझे पसंद आता है। लोकगीतों के मुखड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं। झगड़ा करती औरतों का वो हाथ फैला फैला कर, रे करके, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, वही मुझे बहुत पसंद आता है। किसी गाय का रम्हाना, किसी बछड़े का बोलना, जानवर का बोलना, तोते का बोलना, ये सब ध्वनियाँ भी मुझे पसंद आती हैं। अप्रिय जैसी तो कुछ है नहीं, अप्रिय जैसे कुछ नहीं। ये ध्वनि होगी दृश्य, प्रिय दृश्य। हाँ, दृश्य, किसी नदी का दृश्य, समुद्र का दृश्य, पहाड़ का दृश्य, प्रकृति में किसी आम फल से लदा हुआ पेड़, या चिड़ियों की उड़ती हुई पंक्ति, या सुंदर स्त्री, भोला भाला बच्चा, अपनी ही राह में रास्ते में चला जा रहा कोई कुत्ता, कोई बिल्ली घात लगाए बिल्ली, तो पशु पक्षी भी, व्यक्ति भी, प्रकृति भी, सारे दृश्य मुझे बेहतर लगता है। दृश्य में अप्रिय कोई बीभत्स दृश्य न हो, किसी का मर्डर हो गया हो, कत्ल हो गया हो, वही सब दृश्य संकट में डालते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए संवाद लिखना कठिन होता है, और लिखते वक्त आपके लिए कठिन क्या रहता है? लिखते वक्त मुझे संवाद लिखना कठिन नहीं लगता है, दृश्य लिखना भी कठिन नहीं लगता है। मैं अगर नरेशन ज़्यादा होने लगता है, विवरण ज़्यादा होने लगता है, तो मैं घबराता हूँ कि इतना 10 लाइन कौन पढ़ेगा, ये 5 लाइन में काम चल जाए तो अच्छा है। तो और कोई पाठक को उद्वेलित करने के लिए लोकगीत की कोई लाइन उसमें आ जाती है, जो एक लोकगीत की लाइन अगर 10 पंक्तियों के नरेशन का काम कर सकती है, तो मैं 10 पंक्तियों के विवरण के बजाय 1 लाइन के लोकगीत की पंक्ति रखना पसंद करता हूँ। हिंदी साहित्य में अक्सर जो पाठक होते हैं वो भी किसी न किसी डिग्री के साहित्यकार ही होते हैं। जी। लेकिन शुद्ध पाठक से आपका कोई संवाद रहा अपनी रचनाओं? बहुत सारे ऐसे जो केवल पाठक ही हैं, संवाद रहता है।
और उनकी रचना, उनका मोल, उनकी राय का मेरे लिए बहुत महत्व रहता है। तमाम स्त्रियां जो केवल गृहिणियां हैं, जिन्होंने कोई दूसरी कहानी नहीं पढ़ी, अगर मेरी कहानी श्री उपमा योग पढ़कर कहती हैं कि हम तो बहुत रोए, आप ऐसा क्यों लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, आज मेरा लिखना सार्थक हो गया। केसर कस्तूरी पढ़ करके कोई भी दूर का पाठक कहता है कि इस तरह की कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मुझे दरअसल करुणा, मेरे लेखन में करुणा जरूर रहेगी। करुणा घूम फिर कर आ जाती है। मैं लिखता रहता हूँ तब भी रोता रहता हूँ। आपको बताऊँ, जब मैं कोई कहानी लिखता हूँ तो मैं रोता हूँ। आज उसी दृश्य को लिख रहा हूँ, आज मैं रोने लगा। एक हफ्ते बाद फिर उसी दृश्य को दोहरा के लिखता हूँ, फिर उस दिन भी रोता हूँ। मुझे पता है कि यह सब कल्पना है, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। मेरी जो कहानी की नायिका कुच्ची है, या मेरी कहानी की नायिका जो केसर है, वो फिक्शन है, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन वो फिक्शन ही, वो कल्पना ही इतना ज़्यादा मुझे उद्वेलित कर देती है कि किसी भी असली नायिका से बढ़ करके मुझे वो असली लगने लगती है। अब ये मेरी कमजोरी हो या जो भी कही। मैं आपने पहले ही कहा दी कि एक पंक्ति कौन सी है, उससे आपकी कहानी आ गई। तो फिर इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि आपकी कहानी या कथा आपके पास कैसे आती है? पूरी की पूरी कथा आ जाती है, या फिर कोई व्यक्ति या घटना के कारण वो कथा में आ जाती है, या किस तरह से? सबसे पहले मुझे या तो कोई दृश्य या कोई संवाद, या कोई दृश्य या कोई संवाद मेरे दिमाग में आता है, मुझको अट्रैक्ट करता है, मैं उधर आकर्षित होता हूँ। कभी कभी कोई चरित्र दिखाई दे जाता है तो वो आकर्षित करता है, और फिर उस चरित्र या उस संवाद या उस दृश्य के आसपास मेरा दिमाग फिर बुनना शुरू करता है। जैसे रेशम का कीड़ा है, वो अपने चारों तरफ बुनावट करता है, वैसे ही मैं उस दृश्य के प्रति, उस दृश्य के साथ या उस वाक्य के साथ जो कहानी में पहली बार आया, मैं कहता हूँ ना, मुझे पहली लाइन मिलती है, पहली लाइन मेरे दिमाग में आती है, उसको मैं नोट कर लेता हूँ, और फिर वहीं से मेरी कहानी झरने की तरह झरना शुरू होती है। धीरे धीरे बुनावट होती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों इसी रूप में मुझे कहानी कंसीव होती है, इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई वाक्य, कोई दृश्य, या कभी कभी लोकगीत के कोई लाइन या कोई चरित्र, इन चारों में से एक जरूर रहेगा, तभी मेरी कोई कहानी बनेगी। जैसे मेरा उपन्यास आ रहा है, इसमें जंगू एक चरित्र है। जंगू मेरे दिमाग में 1986 से है, और उस पर मैंने जनमत में 1990 में एक लेख लिखा था, और उस पर मैं तब से लिखना चाहता हूँ। जंगू एक हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, अब उसका इनकाउंटर हो गया है। एक व्यक्ति था जो गांव में अत्याचार करने वाले, जैसे किसी दबंग ने किसी की बहन बेटी के हाथ डाल दिया, बेइज्जत कर दिया, या किसी बूढ़ी औरत का, किसी विधवा का जगह जमीन जोत लिया, तो वह रात में अचानक प्रकट होता है अपने एक आध साथी के साथ, और घात लगा करके वो जो सज्जन हैं उनको पकड़ता है, और उनकी पैर पेड़ की, महुए के पेड़ की डाल में, आम के पेड़ की डाल, वो जड़ में, आम के पेड़ की जड़ में जो इससे ज़मीन से थोड़ा उठी हुई होती है, बीच में गैप होता है, उसमें डालता है और उलट देता है। तो यह उनके दोनों घुटने वो तोड़ देता है उलट करके, और कहता है आप अपनी जगह एक ही जगह बैठिए, इसी में दुनिया की भलाई है, आप ज़्यादा चलते फिरते रहेंगे तो दुनिया रोती रहेगी। ये सच्ची घटना है, दर्जनों लोगों को तोड़ा। एक आध लोग तो ऐसे हुए जो मल्टीपल फ्रैक्चर उनका हो गया, लखनऊ में आके पड़े रहे, 7 साल तक गांव नहीं गए। जब उसका इनकाउंटर हो गया तब यहां से फिर वो गांव गए। और ये मेरे पास उस समय से है, 86 से मैंने उसके बारे में जाना था। 90 में मैंने लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि अगर कभी आपको पता चले कि जंगू का इनकाउंटर हो गया है तो आप ये मत मानिएगा कि ये उसका असली इनकाउंटर है, निश्चित रूप से वह फेक इनकाउंटर होगा और उसको पकड़ करके मारा जाएगा। ये मैंने 90 में लिख दिया था, और उसका इनकाउंटर हुआ 1999 में, 9 साल बाद हुआ। और मैं उस पर कहानी लिखना चाहता हूं और अभी नहीं लिख पाया। अभी जंगू का अध्याय 2 जगह मैं ले करके जुटा था,
अब मुझे मेरे मन माफिक वो बात अभी नहीं आई उस अध्याय में। 2 अध्याय मैंने लिखा है, उसका बचपन का लिखा है। बचपन में कैसे वो एक दबंग उसका मार के उसका मार देता है, उठा के पटक देता है, उसका एक पैर टूट जाता है। तो वो उसको डाकू कह लीजिए या उसको जो भी कह लीजिए, वो एक पैर से भचक के चलता है। बचपन का इसका एक ही दृश्य लिखा है, उसके 4-5 दृश्य और हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ। तो इतने दिनों बाद मैं लिख रहा हूँ। इसी तरह एक संतोषी करके हमारे चरित्र हैं, जिनकी जगह जमीन उसी दबंग ने फर्जी हथिया लिया था। का जो चौथा उपन्यास जो आप अभी लिख रहे हैं सर, जी जी, वो बताएंगे क्या है और कैसे है? वो गांव ही समग्रता में है। हर प्रकार के चरित्र, दलित चरित्र भी हैं, पिछड़े वर्ग के चरित्र भी हैं, सवर्ण चरित्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। गांव के समग्र जीवन को इसमें मैं पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें पुलिस का टार्चर भी है, दबंगों द्वारा आम आदमी का टार्चर भी है, कैसे डाउन ट्रोडन से उभरे हुए चरित्र हैं जो इन सब का मुकाबला करते हैं, इन सब से लड़ने के लिए उद्यत होते हैं। कभी वो उसमें जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन जीतें या हारें कभी हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो गांव के लोगों की जीवंतता है वह हर हाल में बची हुई है, और उसी की वजह से गांव का जीवन मेरे विश्वास में आगे भी बचा रहेगा और उल्लेखनीय रहेगा। अपने इस नए उपन्यास से जिसका कलेवर बड़ा हो रहा है, हो सकता है वो 350 पेज का हो जाए, 400 पेज का भी जा सकता है, लेकिन 300 और 400 पेज के बीच में वो रहेगा। तो इसमें मैंने हर एंगल से, यथासंभव हर एंगल से हर तरह के चरित्रों को कथा में ढालने का प्रयास किया है, कर रहा हूँ। अभी तो बहुत कम ही लिखा है, अभी समय लगेगा। तो संतोषी एक चरित्र हमारे हैं जिनकी ज़मीन को बेईमानी से, फर्जी ढंग से एक दबंग ने अपने नाम बैनामा करा लिया था, फर्जी आदमी खड़ा करके। वो निरंतर मुकदमा लड़ रहे हैं, निरंतर मुकदमा लड़ रहे हैं। उनकी डिग्री भी हो जाती है, फिर लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, अपर कोर्ट से उसके अपर कोर्ट, और 35 साल हो गया, 38 साल हो गया, उनको कब्जा अपनी ज़मीन का नहीं मिल रहा है। तो अब जंगों की जानकारी में ये बात आती है। तो अब वो जो घटनाक्रम घटेगा वो बहुत ही अद्भुत घटनाक्रम है कि कैसे जंगों की वजह से, जंगों ने क्या किया कि वो आदमी मजबूर हो करके उनको खेत पे कब्जा देने के लिए तैयार हो गया, जो कि हाई कोर्ट भी कब्जा नहीं दिला पाया। तो इस पर मैं लिख रहा हूँ। तो संतोषी एक बहुत बड़े, संतोषी के ऊपर मैंने 1976 में लिखा था। दिनमान में मेरी रिपोर्टिंग आई थी, अपढ़ संवाद प्रतियोगिता। उसमें हो रहा था कि आप किसी गैर पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी के दुख की गाथा लिखिए। ये 76 में, अगस्त 76 में छपा था। ये घोषित हुआ था मई या अप्रैल में घोषित हुआ था कि आप लिखिए। तब मेरा रेलवे में चुनाव हो गया था, मैं छुट्टी आया हुआ था, तो मैंने लिख करके भेज दिया था। वो दिनमान के एक पेज में छपा था और उससे मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। संतोषी के घटनाक्रम को, उनकी विपत्ति को मैंने लिखा था कि कैसे वो अपनी फाइल रखते हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कैसे कागज़ पहचानते हैं। तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। संतोषी तब से मेरे दिमाग में है। वास्तव में संतोषी मेरे दिमाग में तब से हैं जब मेरा मुकदमा चलता था एक गांव के दबंग से। और वो मुकदमा जानते हैं कब चलता था? 56, 57, 58 में चला था। तो कभी कभी संतोषी हमारे पिताजी के साथ मेरे घर चले आते थे, अपने घर नहीं जाते थे कि ऐसा न हो रास्ते में आज दबंग के आदमी बैठे हों और मेरा गला रेत दें। तो भाग भाग बच के चलते थे। तब से संतोषी हमारे दिमाग में है। सन 58 से लेकर के अब 2018 में अब वो उपन्यास के में करेक्टर के तौर पे आ रहे हैं। ये बातें तो खत्म हो ही नहीं, छोड़नी पड़ेगी। अंत में बस ये प्रश्न कि वो कौन सी घटनाएं होती हैं या जो होने से आपको लगे कि दिन अच्छा गुजरा? मैं एक अध्याय अगर लिख लूँ, 5-6 पेज रोज लिख लूँ जितना, उस दिन मैं फिर मस्त हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि आज मेरा दिन सार्थक हुआ। और फिर उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर सिनेमा जा सकता हूँ, पिक्चर देखने जा सकता हूँ, कविता पढ़ सकता हूँ, कोई किताब पढ़ सकता हूँ, किसी से गप कर सकता हूँ, किसी से मिलने के लिए निकल जा सकता हूँ। जिस दिन मेरा कम से कम 5 पेज 6 पेज हो जाए,
पहले जिस दिन 9-10 पेज हो जाता था उस दिन खुश हो जाता था, अब आजकल 5 पेज तक हो जाए तो भी खुश पेजें नहीं। घट गए। अब पेजें घट गई। कभी कोई मित्र मिल जाए पुराना तो उस दिन लगता है दिन सार्थक हो गया।